कहानी की शुरुआत में हम नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं जो कि मार्स पर हैं और वहां पर अपने मिशन पर हैं। ये सब के सब एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर मिट्टी के सैंपल ले रहे होते हैं। तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए ये लोग मिशन छोड़कर अपने स्पेसशिप की तरफ जा रहे होते हैं। तभी मार्क वॉटनी, जो एक एस्ट्रोनॉट और बॉटनिस्ट है, उससे कुछ चीज टकराती है और वो उस तूफान में खो जाते हैं। इनकी जो कमांडर है वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मार्क वॉटनी का कुछ भी पता नहीं चलता और न ही उनसे कोई कांटेक्ट होता है और इन्हें लगता है कि मार्क वॉटनी अब मर चुका है और ये सब अपने स्पेसशिप में आकर वहां से निकल जाते हैं। फिर जब मार्स पर तूफान शांत होता है तो वहां पर ये दिखाते हैं कि मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है और उन्हीं के इक्विपमेंट्स में से एक रॉड उसके पेट में चली गई है, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। वो किसी तरह से वहां से उठकर अपने कैंप के अंदर पहुंचता है और वो अपने शरीर से उस रॉड को निकालता है। अब मार्क वॉटनी यहाँ किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कांटेक्ट करने के जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो सब तूफान में खत्म हो चुके हैं। मार्क यहाँ पर अकेला फंस चुका है और उसके साथियों को ये लगता है कि वो मर चुका है और अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे अगले 4 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट 4 साल बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर उतरेगा और उसे वहाँ पहुँचना होगा। लेकिन वॉटनी 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास 4 सालों का खाना नहीं है और अब उसे अपना खाना अरेंज करना होगा। इसलिए मार्क यहाँ मार्स पर खेती करने का डिसाइड करता है। उसके पास आलू होते हैं और वो आलू उगाना चाहता है, लेकिन उसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ेगी और मार्स पर पानी नहीं होता है। वॉटनी एक बॉटनिस्ट है, इसलिए उसे पता है कि खेती करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। वॉटनी एक जगह बहुत सारी मिट्टी जमा करता है, उसमें आलू डालता है। वॉटनी यहाँ पर खाद के लिए अपनी टट्टी का इस्तेमाल करता है और अब उसे पानी बनाना है। वॉटनी को पता है पानी कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे जलाने से पानी बनता है और यहाँ पर वॉटनी के पास सारे रिसोर्स होते हैं। लेकिन जब वो पहली बार हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डालकर मिलाता है तो एक एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि वो उस ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करता जो उसकी सांसों से आ रहा था। लेकिन अगली बार वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकर जलाने में सक्सेसफुल हो जाता है और यहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है। दरअसल इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन होता है, जिससे वहाँ पर पानी की छोटी छोटी बूंदें बनना शुरू होती हैं और उसकी मिट्टी को जितने पानी की जरूरत होती है उतना पानी बन जाता है और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर पहला पौधा उगता है। ये देखकर वॉटनी बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ अर्थ पर अनाउंस कर दिया जाता है कि वॉटनी मर चुका है। पूरे मीडिया में खबर आ जाती है और वो उसका फ्यूनरल भी कर देते हैं। पर अगले दिन जब उनकी ऑपरेटर सैटेलाइट से मार्स की पिक्चर देख रही होती है तो वो देखती है कि वहाँ पर जो उनके इक्विपमेंट्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। असल में वो सोलर पैनल्स थे जो वॉटनी ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए थे। वो अपने सीनियर्स को बुलाती है और सबको पता चलता है कि वॉटनी मार्स पर अभी भी जिंदा है। लेकिन उनका सीनियर कहता है कि हम जानते हैं कि वो जिंदा है, लेकिन जब तक हम वहाँ पर पहुँचेंगे वो भूख से मर जाएगा। ये सच भी होता है, क्योंकि अर्थ से मार्स तक पहुँचने में कई महीनों का सफर करना पड़ेगा और वो जानते हैं कि वॉटनी के पास इतने समय के लिए खाना नहीं है। वॉटनी को मार्स पर पूरे 70 दिन हो चुके हैं। वो हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन जो मार्स पर है वह 4 साल बाद उतरेगा और वह भी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर, और तब उसे वहाँ पहुँचना होगा। और इस सफर को तय करने में उसे 50 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसके पास जो रोवर है वो उसे एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकता। उसके बाद उसे सोलर पैनल से रिचार्ज करना होगा। दूसरी तरफ नासा के लोग वॉटनी तक खाना और मदद पहुँचाने की तैयारी करते हैं और इन्हें इसकी पूरी तैयारी में 3 महीने लगेंगे और जिस स्पेसक्राफ्ट को ये मार्स पर भेजेंगे उसे वहाँ पहुँचने में 9 महीने लगेंगे, मतलब पूरा 1 साल। वहीं ऊपर मार्स पर वॉटनी की आलू की फसल को पूरे 48 दिन हो गए हैं। उसने 400 पौधे लगाए थे जो कि उसकी उम्मीद से ज्यादा अच्छे से उगे थे और अब वो आलू निकालता है और छोटे आलू को दोबारा लगाता है। वो जानता है कि अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया तो वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वो वहाँ से एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर एक पाथफाइंडर होता है जो 1997 में खराब हो गया था और उसका कॉन्टैक्ट अर्थ से टूट गया था। जब वॉटनी उसे ढूंढने के लिए जाता है तो नासा की टीम, जो लगातार सैटेलाइट के जरिए उसकी मूवमेंट पर नजर रख रही होती है, समझ जाती है कि वॉटनी उस पाथफाइंडर को लेने जा रहा है। लेकिन ये बहुत पुराना सिस्टम होता है और ये सिर्फ मार्स पर फोटो क्लिक करके भेज सकता है। इसलिए वॉटनी उस कैमरा के सामने 3 बोर्ड्स लगाता है। उसमें जो बीच वाला बोर्ड होता है उस पर लिखा होता है, क्या आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं? लेफ्ट वाले बोर्ड में यस लिखा होता है और राइट वाले में नो। और नासा नीचे से उस पाथफाइंडर के कैमरा को यस की तरफ मूव करती है। इससे वॉटनी को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद वो उनसे बात करने के लिए कोड्स का इस्तेमाल करता है। अब ये एक दूसरे से मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं और नासा से उसे मैसेज भेजा जाता है कि हम तुम्हारे लिए खाना और जरूरी सामान भेज रहे हैं। वॉटनी को यह भी पता चलता है कि अभी तक नासा ने उसके क्रू को यह नहीं बताया कि वो जिंदा है और जिस शिप में वो मेंबर था वो अभी भी स्पेस में है और अर्थ की तरफ आ रहे हैं। और अब नासा वॉटनी के क्रू को बता देती है कि वॉटनी जिंदा है। इससे क्रू मेंबर्स को खुशी तो होती है, साथ ही दुख भी, क्योंकि वो अपने दोस्त को वहाँ अकेला छोड़ आए हैं। और जब मार्स पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब एक दिन उस जगह जहाँ वॉटनी ने आलू उगाए थे वहाँ एक ब्लास्ट होता है और उसकी सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाती है और अब वो दोबारा फसलें नहीं उगा सकता, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर उसने वहाँ बनाया था वो पूरा का पूरा
एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है और हिसाब लगाया जाता है कि वॉटनी के पास जितने आलू हैं उन्हें खाकर तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक अर्थ से उसके पास मदद पहुंचे, यानी अर्थ से मदद पहुंचने से पहले वो भूख से मर चुका होगा। इसलिए नासा वॉटनी को मैसेज भेजती है, तुम्हें अब कम से कम खाना खाना होगा ताकि जब तक मदद तुम तक पहुंचे तुम जिंदा रह सको। वॉटनी ऐसा ही करता है। जो खाना वो एक दिन में 3 बार खाता था, अब उसे वो एक बार का खाना 3 दिन तक चलाना होगा। और नासा नीचे उसके लिए लॉन्च की तैयारी करती है जिसमें उसके लिए खाना और जरूरी सामान होता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें देर होती है, इसलिए वे उसकी टेस्टिंग नहीं करते और उसे लॉन्च कर देते हैं। लेकिन लॉन्च होने के बाद रॉकेट आसमान में ब्लास्ट हो जाता है और इससे सब काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि अब वॉटनी भी नहीं बच सकता, उसके पास खाना नहीं है, उसके पास कोई मदद नहीं पहुंच सकती। और जब वॉटनी को पता चलता है कि लॉन्च फेल हो गया तो वो टूट जाता है और नासा को एक मैसेज करता है, मेरे माँ बाप तक ये संदेश जरूर पहुंचाना। मैं आज भी मानता हूँ कि हमें हर अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। उनसे कहना कि मुझे मेरा काम पसंद है और मैं बेस्ट हूँ, और अगर मैं इसमें मर भी गया तो मेरी मौत के पीछे एक मकसद होगा जो मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनसे कहना कि मैं मुश्किलों से डरा नहीं, मैंने उनका सामना किया। वहीं नासा पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका होता है और चाइना नासा की मदद करने का फैसला करता है क्योंकि उनके पास रॉकेट लॉन्च करने की पूरी तैयारी होती है। अब यहाँ 28 दिनों में नासा चाइना की मदद से दोबारा लॉन्च करने की तैयारी करता है। अब यहाँ एक लड़का होता है, इसका नाम रिच है और यह एस्ट्रोडायनामिक काम करता है। रिच नासा की टीम को वॉटनी को बचाने का एक तरीका बताता है। वो कहता है कि जिस स्पेसशिप में बाकी का क्रू अर्थ पर वापस आ रहा है, अगर वो अर्थ पर वापस आकर अर्थ का चक्कर लगाए और जब वो अर्थ के ऑर्बिट के पास होगा, हम यहाँ से स्पेसशिप पर सारा जरूरी सामान पहुंचा देंगे और स्लिंग शॉट के जरिए स्पेसशिप को दोबारा मार्स की तरफ भेज देंगे। स्लिंग शॉट ग्रेविटेशनल पुल को कहते हैं जिससे किसी भी यान को ग्रेविटी की मदद से स्पेस में किसी दिशा में भी भेजा जाता है। रिच कहता है कि जब उनका स्पेसशिप मार्स के पास पहुंचेगा तो उन्हें वहां पर उतरना नहीं है क्योंकि अगर यहाँ उतरेंगे तो इनका फ्यूल खत्म हो जाएगा और ये अर्थ पर वापस नहीं पहुंच पाएंगे। वो बोलता है कि वॉटनी को MAV यानी एक स्पेसशिप जो पहले से मार्स पर है उससे मार्स की ऑर्बिट से बाहर आना होगा और जब वो ऊपर आएगा तो उसे बाकी के क्रू मेंबर्स पकड़ लेंगे। पर यह सब इतना आसान नहीं होता। इसमें सिर्फ वॉटनी की जान बचाने के लिए नासा वाले 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो वॉटनी के पास वक्त से पहले पहुंचेंगे, लेकिन बाकी क्रू जो अपने घर पहुंचने वाले थे उनका मिशन 533 दिन और बढ़ जाएगा। और नासा डिसाइड करती है कि वो ये नहीं करेगी क्योंकि वो सिर्फ वॉटनी की जान बचाने के लिए, जिसके बचने की उम्मीद पहले से बहुत कम है, अपने 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकती। वहीं मार्स पर वॉटनी अब उस काम को पूरा करने लग जाता है जिसके लिए वो यहाँ आया था और जो तूफान की वजह से अधूरा रह गया था। वहीं दूसरी तरफ रिच किसी तरह से वॉटनी तक पहुंचने का पूरा प्लान इन 5 एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंचा देता है और ये 5 एस्ट्रोनॉट्स नासा की परमिशन के बिना ही वॉटनी को वापस लाने का मिशन शुरू कर देते हैं। और जब नासा को दिखता है कि उनके स्पेसशिप की दिशा बदल रही है तो वो समझ जाते हैं कि 5 एस्ट्रोनॉट्स अब वॉटनी को लेने वापस आ रहे हैं और नासा उन तक उनका सारा जरूरी सामान पहुंचा देता है। इसमें चाइना उनका साथ देता है। वहीं मार्स पर वॉटनी उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने निकल पड़ता है जिस पर बैठकर वो मार्स की ऑर्बिट से निकलकर उस स्पेसशिप तक पहुंच जाएगा जिसका नाम हर्मीस है, जिसमें वो अपने क्रू के 5 एस्ट्रोनॉट दोस्तों के साथ वापस आएगा। वॉटनी अब 90 दिन के लंबे सफर के बाद उस जगह तक पहुंच जाता है जहां से मार्स से निकल सकता है और ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इस स्पेसशिप में वेट बहुत ज्यादा होता है। इसलिए वॉटनी को उसके लगभग सारे पार्ट्स निकालने पड़ते हैं क्योंकि अगर वेट कम नहीं हुआ तो वॉटनी स्पेस तक पहुंच नहीं पाएगा। और अब वॉटनी एक ऐसी स्पेसशिप से स्पेस में जाएगा जिससे स्पेस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और अब पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर होती है। और वॉटनी टेक ऑफ करता है और अब उसका स्पेसशिप स्पेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और वो स्पेस में पहुंच जाता है। उसके साथ ही उसके क्रू साथ रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दबाव की वजह से बेहोश हो गया होता है, इसलिए बात नहीं हो पाती। लेकिन कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर एक और मुसीबत होती है। वॉटनी की स्पीड बहुत तेज होती है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। वॉटनी अब कहता है कि मैं अपने स्पेस सूट पर छेद करूंगा और उसमें से जो हवा निकलेगी उससे मैं अपने आप को दिशा देकर तुम तक पहुंच जाऊंगा। उसके साथ ही उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं। वहीं हर्मेस शिप की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उन्हें वहां बॉम्ब बनाकर अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा उड़ाना पड़ता है जिससे उनकी स्पीड कम हो जाती है। और अब उन्हें वॉटनी अपनी ओर आता दिखाई देता है और स्पेसशिप की कमांडर एक फ्लाइंग चेयर पर बैठकर वॉटनी को पकड़ने के लिए जाती है, पर जिस रस्सी से वो बंधी होती है वो खत्म हो जाती है और वॉटनी तक पहुंचना अब इम्पॉसिबल है। वॉटनी अपने स्पेस सूट पर छेद करता है और अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है और उसके स्पेस सूट से जो हवा निकल रही होती है वो उसे अपने आप को दिशा देता है और किसी तरह से वो अपनी कमांडर तक पहुंच जाता है जो उसे चेयर पर बैठकर लेने आई होती है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ पकड़ने वाला होता है वो उसके हाथ से छूट जाता है, लेकिन जिस रस्सी से वो बंधी होती है वॉटनी उस रस्सी को पकड़ लेता है और इस तरह ये वॉटनी को वापस अपने स्पेसशिप में ले आते हैं और वॉटनी की जान बच जाती है। और इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद जब वॉटनी अर्थ पर आता है तो वो एस्ट्रोनॉट्स का इंस्ट्रक्टर बन जाता है जो उन्हें ये सिखाता है कि दूसरी
दुनिया में जिंदा कैसे रहा जाता है, और इसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।